नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब चुनाव की तारीखों को टालने की लड़ाई छिड़ गई है। पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होना है और रविदास की जयंती है, लिहाजा अब सभी दल चुनाव की तारीख को टालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वोटिंग से पहले एक नया दंगल छिड़ गया है और बड़ी खबर यह है कि सियासी दलों की मांग पर आज विचार करेगा चुनाव आयोग। सियासी दलों ने पंजाब में चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है और इसको लेकर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और उसमें यह निवेदन किया गया था कि रविदास जयंती है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो इस समाज के लोग हैं वो काशी जाते हैं प्रकाश पर्व मनाने के लिए। तो ऐसे में करीब 20 लाख जो मतदाता है वो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आप चुनाव की तारीख को टालें। इसके बाद बीजेपी ने भी इस तरह का खत लिख दिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उनका समर्थन किया है। तो अब देखिए, एक अलग तरीके की सियासत पंजाब में देखी जा रही है और सभी पार्टियों की निगाहें अब दलित वोट बैंक पर है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि रविदास जयंती जो है उसके मौके पर तमाम जो इस समाज के लोग हैं। अच्छा, एक आंकड़ा आपको बता दें कि जो पंजाब में जो दलितों की आबादी है करीब 32% है, तो सबकी निगाहें इस तरफ है। और ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों के नाम इसमें आ गए हैं जिन्होंने सबसे पहले तो चन्नी साहब ने ये पत्र लिखा था, चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव को टाला जाए क्योंकि रविदास जयंती है और ऐसे में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग काशी पहुंचते हैं प्रकाश पर्व मनाने के लिए। तो ऐसे में वो लोग चुनाव से वंचित रह जाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद और भी दलों ने समर्थन किया है। बीएसपी की तरफ से भी कहा गया कि चुनाव टाला जाए। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को लेटर भेज दिया है। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया चूंकि वो गठबंधन में है। तो यानी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी दल अब ये चाहते हैं कि चुनाव टल जाए। और इसी सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता कुलवीर दीवान के पास। कुलवीर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके पहले ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव टाल दिया जाए, तो इसके पीछे सिर्फ यही एक वजह है कि रविदास जी की जयंती या कोई और है सियासी इसके पीछे खेल? देखिए, यही एक वजह है क्योंकि जो एससी भाईचारा है पंजाब में वो करीब 32% से ज्यादा है। हाँ। और 10 ये कहीं कि 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक जो कार्यक्रम रहता है श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर, यहाँ से बहुत सारा जो एससी भाईचारा है खास तौर पर, क्योंकि रविदास जी जो है वो न केवल एससी भाईचारा बल्कि सभी की उनमें श्रद्धा है, आस्था है और आदर्श जो है वो हर वर्ग का व्यक्ति उनको मानता है। लिहाजा न केवल एससी भाईचारा बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जो संगत है वो काशी पहुंचती है और क्योंकि 14 फरवरी को चुनाव है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने मताधिकार के जो मतदान जो है उससे वंचित रह जाएंगे, उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में यदि मतदान नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अंक गिनित है राजनीतिक पार्टियों का वो भी गड़बड़ा जाएगा। लिहाजा इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव आयोग को लेटर लिखते हैं और उसके बाद तमाम पार्टियां जो हैं वो भी चुनाव आयोग से यही गुजारिश करती हैं कि चुनाव जो है वो टाल दिया जाए, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये संभावना है कि एक बड़ी सिख जो संगत है खासतौर पर एससी वर्ग से जुड़ी हुई वो काशी पहुंचकर अपनी जो हाजिरी श्री गुरु रविदास जी के पवित्र धाम पर वहां पर लगवाती है। जी अच्छा, ये एक चीज समझा जाए कुलवीर कि अब देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, इसके बाद खबर है कि बीएसपी और बीजेपी ने भी लिख दिया है, कैप्टन साहब ने भी समर्थन कर दिया क्योंकि वो गठबंधन में है। तो यानी शिरोमणि अकाली दल और आपको छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो पार्टियां वो चाहती हैं कि चुनाव टाला जाए। देखिए, श्रोमणी अकाली दल या आम आदमी पार्टी भी इन भावनाओं की कदर करती है और इनको नजरअंदाज नहीं कर रही।
उसकी भी इसी तरह की मंशा हो सकती है कि जो चुनाव है वो टाला जाए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी संख्या में। ठीक है, तो ये एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी आबादी जो है जो माना जाता है कि संत रविदास जी की जयंती को मनाती है और काशी लोग जाते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग का क्या रुख हो सकता है कुलवीर? चूंकि अब देखिए, अगर एक बड़ी संख्या में निवेदन पहुंचता है तो चुनाव आयोग को फिर से एक बार सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन क्या माना जाए कि जो तर्क दिया जा रहा है कि 32% आबादी है, करीब 20 लाख लोग जो है चुनाव से वंचित हो जाएंगे, क्या ये माना जाता है कि करीब 15 से 20 लाख लोग काशी पहुंचते हैं क्या? देखिए, एक बड़ी संख्या में इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो काशी पहुंचते हैं, लेकिन 20 लाख पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल भी है, इस बार, वो भी देखना होगा। ये एक अलग पहलू है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो भावनाएं हैं और जो तर्क दिया गया है वो कोई ये कहें कि नावाजिब है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोरोना काल है, कितने लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो एक अलग पहलू देखना होगा। और इसमें फिलहाल चुनाव आयोग का क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखना होगा। ठीक है, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं। राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई पंजाब में चुनाव होना है, 14 फरवरी को चुनाव की तारीख है, और ऐसे में पहले मुख्यमंत्री चन्नी ने खत लिखा चुनाव आयोग को कि सर रविदास की जयंती है, काशी में जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं प्रकाश पर्व मनाने के लिए। अब कई पार्टियां जो है ये पत्र लिख रही हैं, इसके पीछे सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कोई आप इसको सियासी नजरिए से भी देख रहे हैं? देखिए, वजह तो इसके दोनों है इसके, क्योंकि देखिए मैं बनारस में, मैंने रविदास जयंती के समय में बनारस में मैं वहां पे कई बार रहा हूँ उस समय, और मैंने देखा है कि भारी भीड़ उमड़ के आती है उस समय, और वो पैर रखने की जगह नहीं होती है, वो संख्या लाखों में होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय चूंकि खुद राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार तक की अनुमति नहीं है, तो क्या ऐसे में फिर पूर्व वर्षों की तरह क्या वही भीड़ आएगी? क्या अगर हम लोग उसी तरह के भीड़ को जाने की अनुमति देंगे तो क्या फिर वो कोरोना के लिए फिर एक नया संक्रमण नहीं होगा? ये सब कई तरह की चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, रविदास जयंती का जो मामला है वो दोनों तरह का मामला है। वो भावनात्मक पक्ष भी है जिसको राजनीतिक दल जरूर जो कि भुनाना भी चाहते हैं, और दूसरी चीज ये कि ये व्यवहारिक पक्ष भी है। पूर्व में भी हम लोगों ने अंजनी जी देखा है कि कई बार इस तरह के कोई सांस्कृतिक पर्व त्योहार अगर कुछ चीजें हो जाती है और राजनीतिक दल अगर इस तरह के मांग उठाते हैं तो चुनाव आयोग उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह पे अभी एक तरह से चुनाव का समय है, और दोनों ही जगह चुनाव में कोरोना को लेकर इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव प्रचार की अनुमति भी नहीं दे रहा है इस समय। राजनीतिक दलों को नुक्कड़ सभाओं की भी अनुमति नहीं दे रहा है। तो अभी इन दोनों राज्यों का प्रशासन अंजनी जी चुनाव आयोग ही संभाल रहा है अभी के समय में। तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या वो लाखों की संख्या में लोगों को रविदास जयंती पे बनारस जाने की अनुमति देगा, ये भी तय करना है आखिर चुनाव आयोग को ही। तो ये माना जाए राहुल लाल जी, तो इसी बहाने एक देखिए, राजनीति में भावनाओं का खेल होता है, और एक 32% आबादी मानी जाती है कि पंजाब में दलितों की है, सबसे बड़ी आबादी पंजाब में रहती है। तो क्या माना जाए कि सबकी जो निगाहें हैं इस 32% वोट बैंक पे है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, उनको भी पता है कि कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ऐसे में लाखों की संख्या भीड़ तो काशी जाएगी नहीं। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 20 लाख लोग जो है अपने वोटिंग के मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, इसलिए आप चुनाव टाल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक कारण तो इसके हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें नहीं लग रहा कि पिछले सालों की तरह परंपरागत तौर पे इस बार चुनाव आयोग बनारस में जो है कि एक तरह से सभी दर्शनार्थियों को पहुंचने की अनुमति देगा कि सभी श्रद्धालु वहां पे पहुंचे उस जगह पे। तो ये अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो एक तरह से कोरोना का जो तीसरा लहर है उसको बढ़ावा देने वाला चीज भी होगा। तो ये एक संकट की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, मैंने वैसा कहा कि पूर्व में भी अगर इस तरह से कोई पर्व त्योहार या कोई मामला अगर आया है तो इलेक्शन कमीशन ने तिथियों को आगे बढ़ाया है, और सभी वहां पे तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस ने जरूर इसकी शुरुआत की चरणजीत सिंह चन्नी ने, लेकिन अभी एक तरह से सभी राजनीतिक दल इस मामले पर सहमत है कि चुनाव आयोग तिथियों को आगे बढ़ा दे। तो ये संभावना है कि चुनाव आयोग तिथियों को आगे बढ़ा दे। ठीक है कुलवीर, लेकिन अभी देखिए सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, किसी भी तरह के रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभा, सब पे प्रतिबंध लगा हुआ है।
तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि काशी में इतने बड़े पैमाने पर लोग जा नहीं पाएंगे। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 20-25 लाख लोग जो हैं अपने मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित रह जाएंगे, क्या ये वाकई यही वजह है या फिर 32% वोट बैंक पे सबकी निगाहें हैं? देखिए, इतना तो समझना होगा अंक गणित के हिसाब से, जो जितनी आबादी है एससी भाईचारे की पंजाब में, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी भी नेता का अंक गणित गड़बड़ा सकती है यदि किसी भी तरह से पासा पलटता है। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो एक मांग की जा रही है कि तिथियों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, 22 जनवरी तक तो रैलियों पर रोक है, उससे आगे परिस्थितियां किस तरह की इजाजत देंगी ये बाद आगे देखना होगा। लेकिन ये हो सकता है कि 14 फरवरी तक जब इलेक्शन होगा या फिर श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो पर्व प्रकाश चल रहा होगा, उस वक्त तक कोरोना को लेकर परिस्थितियां जो है इतनी सुधर जाएंगी कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को वहां पे जाने की इजाजत दे दी जाएगी। ये एक अलग पहलू है, शायद ऐसा राजनीतिक पार्टियों ने सोचा होगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसी भाईचारा का जो वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है और इसके बिना समर्थन के कोई भी पार्टी या कोई भी नेता सत्ता में नहीं आ सकता। और ये मांग उठाकर भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसी भाईचारे को भावनात्मक तौर पर अपने पक्ष में करने का एक कदम जो है वो जरूर उठाया है उन्होंने कि देखिए, हम ऐसी भाईचारे के साथ खड़े हैं, चाहे किसी भी तरह से कोई भी मामला हो। अच्छा राहुल लाल जी, इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीएसपी की तरफ से तर्क दिया गया है, जो पंजाब प्रधान है जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई जाती है और ऐसे में हर साल की तरह हजारों की संख्या में श्रद्धालु 13 से 14 फरवरी को पंजाब और खास तौर पर दोआब क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा, खबर यह भी कि 16 फरवरी को यह मनाया जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें चीजें ये हो रही हैं कि अगर 16 को मनाया जाएगा, 14 को चुनाव है, तो चुनाव वोट दे के भी जा सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ जो है, जो मैंने सवाल पहले भी किया था, अभी भी वोट बैंक पर नजर तो नहीं है? क्योंकि देखिए, चन्नी साहब, बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीएसपी, इन सभी लोगों की निगाहें अगर 32% आबादी दलितों की है तो एक बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड यही है कि रविदास जी की जयंती से इसको जोड़ा जाए। अगर चुनाव टालने की हर कोई मांग कर रहा है तो इसको तो पहले यही हम मानेंगे कि भाई अगर चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदियां लगा रखी, इसके बावजूद आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इस खत के सियासी मायने तो हम निकालेंगे ही। नहीं, देखिए, इसके सियासी मायने जरूर निकलेंगे, क्योंकि 20 लाख लोगों को बनारस आने देने का या फिर पंजाब में दूसरे जगह पे उतनी भारी भीड़ की अनुमति का होगी नहीं। हम और आप तार्किक तौर पे हम लोग इसकी अनुमति नहीं देंगे। अगर हमारे और आपके पास प्रशासन हो तो हम लोग कोरोना रोकने के लिए हम लोग शायद इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। और अब शायद अभी चुनाव आयोग भी ना दे उस तरह से। लेकिन देखिए, पंजाब में 32% एक बड़ी आबादी है। कांग्रेस ने देखिए पहले ही मास्टर स्ट्रोक चला हुआ है। रणजीत सिंह चन्नी जो है कि वो दलित आबादी से आते भी हैं वो, और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले पुरजोर आवाज रख दी कि भाई हम उस भावना के साथ जोड़ते हैं, उस सेंटिमेंट को उन्होंने उठा दिया। तो अब दूसरे राजनीतिक दलों को लग रहा है कि कहीं कांग्रेस बढ़त ना हासिल ले ले, कि केवल वही इस मामले को उठा रही है। तो इसलिए अब उसके पीछे प्रतिस्पर्धा में तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी सामने में आ गए तेजी से जो है। तो यह एक स्थिति है कि जिसमें कि कोई एक राजनीतिक दल लाभ ना ले ले कि उस सेंटिमेंट को उसने उठाया, इसलिए उस प्रतिस्पर्धा में दूसरे तमाम राजनीतिक दल भी सभी सामने आ गए। तो यह एक स्थिति है। लेकिन हमको लग रहा है कि इसका निदान यह होना चाहिए कि थोड़ा सा, देखिए, बनारस तो लोग नहीं आएंगे, और जो आपका दूसरा तर्क है कि भाई अगर 14 तारीख की स्थिति है, या तो फिर उस तिथियों को थोड़ा पहले ही कर दिया जाए या फिर 2-3 दिन थोड़ा सा कुछ आगे कर दिया जाए। लेकिन ये बनारस वाले मामले में अगर आप बहुत ज्यादा अनुमति देंगे तो देखिए, चुनाव आयोग तो चुनाव कराएगा, लेकिन हम लोगों को जान जहान की भी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे पर्व त्योहार भी बने और कोरोना भी ना फैले, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम चुनाव आयोग नुक्कड़ नाटक सभा कुछ भी करने का अनुमति नहीं दे रहा है, तो फिर उतने बड़े धार्मिक आयोजन कैसे होंगे? ये एक बहुत ही बड़ा यक्ष सवाल अभी भी अंजनी जी मेरे मन में और तमाम तार्किक लोगों के मन में बना हुआ है ये सवाल जो है। अच्छा, थोड़ा सा सियासत की भी हम बात को अगर समझ लें तो कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेल रखा है और माना जाता है कि भाई उनके पास उनका अपना जाट वोट बैंक है। जाट वोट बैंकों की बात करें तो करीब 20% वो लोग पढ़ते हैं।
लेकिन एक चीज हमने देखा कि अगर 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 ये दलितों की तरफ इतना झुकाव होगा तो ये नहीं हो सकता है कि भाई जो उनके कोर ग्रुप जो जाट वोट बैंक वो खिसक जाए, वो नाराज हो जाए। देखिए, एक ही स्थिति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के इस स्थिति को, कांग्रेस उस स्थिति से सुरक्षित हो चुकी है अंजनी जी। अच्छा, इसलिए सुरक्षित हुई है कि तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल है वो भी अब इसी पे चल रहे हैं। तो जी अगर वो लोग नहीं करते और केवल कांग्रेस अकेले रह जाती तब फिर इस प्रकार की स्थिति हो सकती थी। हाँ, ठीक है कुलवीर, आपके पास आएंगे। अगर इसी प्रकरण के माध्यम से हम पूरे पंजाब की सियासत को टटोलने की कोशिश करें, अगर 32% दलित है और ये माना जाता है कि कांग्रेस उनको लुभाने के लिए इस तरह का पत्र लिखा जा रहा है, क्योंकि ये सेंटिमेंटल मामला है और भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस तरह के पत्र लिखे गए चन्नी की तरफ से और इसके बाद आप देखिए उनके पत्र लिखने के कुछ ही दिन बाद बाकी पार्टियों ने भी पत्र लिखा है, क्योंकि कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि भाई एक बड़ा समाज है उसको मैसेज दिया जाए, तो हर कोई मैसेज दे रहा है। लेकिन ऐसे में एक चीज मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि जो एक बड़ा जाट वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो उसके नाराज होने की भी बात सामने आएगी? अगर इसी तरह से अगर आप सिर्फ दलितों पे फोकस करेंगे तो जाट वोट बैंक उनको लग रहा है कि भाई हमारी तो अनदेखी हो जाएगी। क्या समीकरण क्या है पंजाब की सियासत का, जरा समझाएं। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का जो विषय है कि वो श्री गुरु रविदास जी महाराज के पर्व प्रकाश पर्व को लेकर है। लिहाजा इस तरह से ये इस तरह की कोई नाराजगी किसी भी वर्ग में इस मुद्दे पर पनपनी लाजमी नहीं है। और ये कहें कि पंजाब का जो भाईचारा है उसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का मामला हो या फिर किसी धर्म विशेष का मामला हो। यहाँ पर भाईचारक जो एक माहौल है वो हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इस मांग को जो मांग उठाई गई है इसको बिल्कुल भी ये कहें कि नावाजिब नहीं समझा जा रहा, वाजिब मांग समझा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक परिस्थितियां हैं या राजनीतिक अंक गणित की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर एक ये रहता है कि हर कोई चाहता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उसका समर्थन उसको हासिल हो और वो समर्थन जो है वो साथ बना रहे। और इस समाज की ऐसी समाज की इम्पोर्टेंस ज्यादा है पंजाब की राजनीति में कि इसको इससे ही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हालात थे पंजाब में उस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा था और राजनीतिक पार्टियों की एंट्री जो है वो चुनाव की तरफ हो रही, तो आते ही भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया रहा कि वो दलित भाईचारे से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी एक दलित कार्ड आते ही भारतीय जनता पार्टी ने खेला, जिसके बाद मजबूरन तमाम पार्टियों को दलित कार्ड खेलना पड़ा। श्रोमणी अकाली दल बसपा जो गठबंधन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसी के और इशारा करता है कि एससी भाईचारा जो है उसको लुभाने की पूरी कोशिशें होती हैं। और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन ने भी ये ऐलान किया है कि डिप्टी सीएम जो है वो दलित भाईचारे की तरफ से बना दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी लकीर जो है वो, ठीक है, चलिए कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी, पंजाब की सियासत की बात हम लोग कर रहे हैं और पंजाब से सबसे पहले मुख्यमंत्री चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि रविदास जयंती का पर्व है और ऐसे में चुनाव को और आगे टाल दिया जाए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं तमाम और जो पार्टियां हैं वो भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनका भी यही कहना है कि चुनाव को हो सके तो कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा पर्व है और एक समुदाय विशेष के लोग बड़े पैमाने पर काशी और अलग अलग जगहों पे जाते हैं और बड़े आस्था के साथ इसको प्रकाश पर्व के तौर पे मनाते हैं। तो इसके पीछे जो ये पत्र लिखा गया, इसके पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि अभी कोरोना प्रोटोकॉल चल ही रहा है, तो वैसे भी जो है बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर इस पत्र के पीछे का क्या मजमून क्या है, क्या तर्क क्या है? देखिए, तर्क क्या है अंजनी जी, ये एक वर्ग है जो जिसकी कम्युनिटी पंजाब के अंदर करीब 22 से 23% आ जाती है। हाँ जी, और रविदास जयंती का जो पर्व है वो एक बहुत बड़ा पर्व है। उसके अंदर वो समुदाय अपने उस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी उन समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने उनकी की भावनाओं को लेते हुए, उनकी भावनाओं का कदर करते हुए ये एक अपील चुनाव आयोग से करी है कि इसके अंदर समय दिया जाए। उसी की अपील के पहल के ऊपर दूसरी पार्टी उसी सीढ़ी के पायदान के ऊपर आई हैं, तो एक स्वागत योग्य कदम है।
क्योंकि ऐसा ना हो कि उस पर्व के अंदर जो अपने त्योहार में रहे और वोटिंग कंट्रास्ट कम हो, इसको देखते हुए ये चुनाव आयोग से अपील की गई है कि ताकि उसके ऊपर उस समय कुछ समय दे दिया जाए ताकि वो रविदास जयंती का पर्व भी अच्छे ढंग से मनाया जाए और उस लोगों के, उन समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखा जाए जो एक लोकतंत्र और संविधान के अंदर आता है। उसी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर जी ने अपील चुनाव आयोग से की। तो अब क्या लगता है कि अब ये वक्त है कि भाई चुनाव आयोग पर उस पर ध्यान देना चाहिए और सभी, चूंकि अब इसमें कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल चुका है, क्योंकि आपकी तरफ से पत्र लिखा गया, इसके बाद बीजेपी और बाकी और बीएसपी, कुछ और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसको समर्थन दिया है कि नहीं भाई ये मांग जायज है, चुनाव को टाला जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपके मुख्यमंत्री के पत्र लिखने के बाद तमाम पार्टियां और जो समर्थन में आई हैं, तो अब चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ेगा कि नहीं भाई कुछ सोचो इस पे कि चुनाव टाल दिया जाए कुछ दिन के लिए? देखिए, ये तो अब चुनाव आयोग के हाथ में है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक संस्था है। हाँ। और वो क्या डिसीजन लेती है वो देखा जाएगा, लेकिन चरणजीत चन्नी ने अपनी सूझबूझ और एक प्रामाणिकता देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल इसलिए करी क्योंकि उसकी जरूरत थी और वो समाज भी उस चीज की एक डिमांड भी कर रहा था, तो उसको लेते हुए पहल करेगी। अब बाकी तो चुनाव आयोग ने डिसाइड करना है। चुनाव आयोग अगर ऐसा करता है तो पंजाब की उस जनता और जनमानस के लिए एक सराहनीय कदम होगा। चंद्रमोहन जी, एक जो कुछ राजनीति के जानकार वो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई चूंकि इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस है और चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं सभी 5 राज्यों में, तो ऐसे भी उसमें कोई बड़ी सभा, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा जो नुक्कड़ सभा हो नहीं सकता है। तो ऐसे में तो काशी हो चाहे बाकी जगहों पर इस तरह के बड़े पैमाने पर लोग जा भी नहीं सकते। तो फिर ये जो तर्क दिया गया चन्नी साहब की तरफ से 20 लाख जो है मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, क्या ये सियासी शगुफा तो नहीं है कि भाई 20 लाख लोग कैसे वंचित रह जाएंगे? चूंकि कोरोना ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, ऐसे भी बड़े पैमाने पे भीड़ बाहर नहीं जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये सबूखा नहीं है, ये एक साक्षात एक प्रमाण कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि त्योहार के दिन लोग अपने त्योहार में बिजी रहेंगे, रविदास जयंती मनाएंगे और रविदास जयंती मनाने के उस पर्व के अंदर अगर पोलिंग नहीं होगी तो इस संविधान के अंदर लोकतंत्र चुनने के लिए जो अधिकार संविधान ने एक जनमानस को दिया है कि वो अपने मत के द्वारा सरकार को चुने, तो उस चुनने का अधिकार से अगर वो वंचित रह जाता है तो उसी की बात मुख्यमंत्री चन्नी जी ने रखी है कि वो वंचित नहीं रह जाना चाहिए, उसको अधिकार है इस पर्व के अंदर हिस्सा लेने का। तो उसको 2 त्योहार उसके पास आ गए, एक त्योहार वो है जिसमें उसने लोकतंत्र की सरकार को चुनना है, एक त्योहार वो है जो उसको रविदास जयंती के रूप में मनाना है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इसकी संभावना से कहीं वो वर्ग रह जाए, इसलिए उस पर जोर दिया गया है। ठीक है। कुलवीर, एक चीज ये समझाइए कि ये जो त्योहार है रविदास जयंती कब मनाया जाएगा? चुनाव चूंकि 14 तारीख को होना है और रविदास जयंती कब मनाई जाएगी, और ऐसे में क्या तैयारी क्या रहती है? हालांकि हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर लोग काशी आते हैं, बनारस आते हैं, तो लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो क्या वो उत्साह रहेगा इस बार? कुलवीर, चलिए कुलवीर तक जाएंगे। राहुल जी, यही सवाल आपसे भी मेरा रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि बनारस में मैंने बहुत बार देखा है कि एक तरह से 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक काफी भारी भीड़ होती है। और बनारस को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में भी वहां पे भी लोग जो है कि अलग अलग क्षेत्र जो प्रसिद्ध जगह है रविदास जी से लोग जो है कि वहां पे भी जाते हैं। लेकिन हाँ, बार बार सवाल यह है कि क्या कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में उसी प्रकार का आगमन होगा? लेकिन इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ने एक बढ़त ले ली है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। कि अगर हम लोग देखिए, 2 पक्ष है, एक तो कोरोना को लेकर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक जो हम लोग इसके राजनीतिक पक्ष के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने पॉलिटिकली कहीं न कहीं इसमें गैन ले लिया है। सबसे पहला तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने हैं। अभी अगर वहां पे 3 सेक्शन है, जो पंजाब, मालवा और दोआ, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो तीनों जगह पे एक तरह से समान रूप से मौजूद है। आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, लेकिन वो कहीं कहीं एक तरह से मालवा से बाहर जो है कि वो नजर नहीं आती है। वो माझा दोआ में तमाम प्रयास करती है, लेकिन वो वहां पे नजर नहीं आती। इस तमाम चीजों के बाद जो एक तरह से माझा दोआ में है, वहां पे कांग्रेस की स्थिति और भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मालवा में वो परंपरागत तौर पर मजबूत रही है, इन जगहों पर रही है, लेकिन उनकी उपस्थिति और मजबूत हो जाएगी। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि दूसरे दलों को बाध्य होना पड़ा है। तो जो राजनीति में परसेप्शन बिल्डिंग होता है कि सबसे पहले पहल किसने की,
लेकिन चुनाव आयोग अगर नहीं करता है इसको, तो फिर जो बीजेपी और उससे संबंधित दल है उनको और भी नुकसान होगा इसमें। कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जाएगा राजनीति के दृश्य में, भले ही वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हो, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो परसेप्शन की लड़ाई है, उस लड़ाई में अभी कांग्रेस इसमें आगे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इसी चीज को मैं समझना चाह रहा था कि प्रशासन की जो लड़ाई है वो पंजाब में दलितों पे आ गई है। पंजाब में चुनाव टालने की मांग अब जोर पकड़ते जा रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पत्र लिखा गया, बीएसपी की तरफ से भी पत्र लिखा गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि गठबंधन में बीजेपी के साथ, उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया कि चूंकि रविदास जयंती है और इसको देखते हुए चुनाव को आगे तक के लिए टाल दिया जाए। अब इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनाव टलेगा, क्या एक बड़ी आबादी है जो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाती है, जिनकी आस्था है, माना जाता है कि काशी से लेकर अलग अलग जगहों पर लोग जाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे में जो मुख्यमंत्री चन्नी की चिंता है, बाकी दलों की चिंता है कि ये लोग कहीं अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित न रह जाएं, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई चुनाव टलेगा। अच्छा राहुल लाल जी, बड़े करीब से आप सियासत को समझते हैं, ऐसे हालात में चूंकि अब देखिए करीब 3-4 दलों ने अब पत्र लिख दिया है, 1-2 दलों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम दलों ने पत्र लिख दिया है, और अब चुनाव आयोग ने भी कहा कि ठीक है भाई अब इस पर विचार करेंगे। तब ऐसे में क्या संभावनाएं आपको नजर आती है, क्या चुनाव टलेगा, या ऐसे उदाहरण पहले भी आप जी? देखिए, पूर्व में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन अगर सारे राजनीतिक दल किसी मामले को मांग करते रहे और बड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा है तो चुनाव को टाल दिया है। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव को टाल भी दे, इसकी भी संभावना है पूरी। लेकिन क्योंकि कोरोना का भी एक पक्ष उठ रहा है इस बार, तो वो चूंकि एक अपवादजनक स्थिति बन रही है, तो उस कारण से हम लोग पहले की तरह 100% दवा नहीं कर सकते को टल ही जाएगा। क्योंकि अगर वो कोरोना के पक्ष को लेकर चलेगी तो फिर हो सकता है कि उसके निर्णय कुछ अलग हो जाए। लेकिन पुराने उदाहरणों को देखते हुए इसके टलने की संभावना है। कोरोना को लेकर ही फिर हो सकता है कि स्थितियां पूर्ववत रह जाए। चूंकि देखिए उस समय तक क्या स्थितियां रहेंगी, क्या आगे सिचुएशंस बन रहे हैं। अगर मान लीजिए देश भर में 22 जनवरी को जब वो समीक्षा करेगा और लगेगा कि आगे कोरोना की स्थितियां वो नीचे जा रही है, तो हो सकता है फिर टाल भी दिया जाए उसको। तो दोनों संभावनाएं बनी हुई है। चूंकि ये इतिहास रहा है, ऐसे मामले में सभी राजनीतिक दल जब एकमत होकर कोई विचार अगर चुनाव आयोग को रखता है तो चुनाव आयोग उसको गंभीरता से लेता है। ठीक है कुलवीर, एक बात अभी चर्चा में एक बात सामने आई। राहुल जी ने कहा कि एक परसेप्शन की सियासत होती है, परसेप्शन कौन बनाता है इसके बाद सारी पार्टियों को उसके पीछे जाना पड़ता है। क्योंकि एक 32% आबादी भी है और चन्नी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दी है कि भाई ये लोग चुनाव के अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। एक परसेप्शन बनाया है, क्योंकि हर कोई ये मान रहा है कि कोरोना का दौर है, तो ऐसे में गाइडलाइंस जो है जारी हो चुकी हैं, लेकिन परसेप्शन की सियासत की बात हो रही है। राहुल लाल जी भी कहा कि भाई परसेप्शन की सियासत है, ऐसे में अगर चन्नी ने अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो बाकी पार्टियों को मजबूरन इसमें आना पड़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा दौर में तो पीछे रहेगा, उसके पीछे नागरिक है, उसके स्थिति की खतरा भी है। लिहाजा एक के बाद एक आम पार्टी है वो मांग लगी है। आम आदमी पार्टी टुकड़े तंत्र की बात करें तो वो उनकी भी जो भावनाएं हैं इससे जुदा नहीं है, क्योंकि वो भी इस वर्ग को अनदेखा नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट भी करना चाहूंगा कि न केवल राजनीतिक दल बल्कि जो एससी भाईचारा है वो भी अपनी इस मांग को लेकर जालंधर में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है, और एक बड़ी जोरदार मांग जो है वो एससी भाईचारे द्वारा उठाई जाएगी आज जालंधर में। तो ये कहीं ना कहीं अब भाईचारे की तरफ से भी, एससी भाईचारा जो है उसकी तरफ से भी ये मांग उठने लगी है। क्योंकि बेशक जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि बेशक माफ कीजिएगा जो कांग्रेस के हमारे चलिए कुलवीर, आपने एक बड़ी जानकारी दी है कि जालंधर में अब इसकी मांग को लेकर एक जुलूस भी निकल सकता है या मांग को लेकर लोग सड़कों पे भी उतर सकते हैं। चूंकि अभी पाबंदियां हैं तो इस पे लोग अभी विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी मांग को लेकर जो एससी समाज के लोग हैं वो भी जालंधर में एक प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग से वो निवेदन करेंगे कि चुनाव को फिलहाल कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। अब चंद्रमोहन शर्मा जी, जैसा कि राहुल लाल जी ने एक इशारा किया कि एक परसेप्शन की राजनीति होती है
और चन्नी जी इसमें सबसे आगे निकल गए। उन्होंने जब पत्र लिखा, उनके पत्र के कुछ दिनों के बाद बाकी पार्टियों ने भी पत्र लिखा है चुनाव आयोग के कि भाई चुनाव टाल दिया जाए। क्या वाकई जो प्रशासन की सियासत की बात हो रही है, चूंकि चुनाव में हर चीज के मायने निकाले जाते हैं? देखिए यदि प्रिस्क्रिप्शंस जो भी है, जो भी किसी की सोच है, वो तो दूसरी पार्टी वाले सोचे जिस मंशा से वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल उस समुदाय की बात को रखना था जो बहुत जरूरी था, क्योंकि जहां 32% समुदाय उसको मनाता है और वहीं हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ग के, हर स्टेट के अंदर उस वर्ग के रविदास जयंती को मनाते हैं, तो वो एक लाजमी था। कांग्रेस के कल्चर और कांग्रेस को मानने वाले व्यक्ति और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस पहल को लेते हुए हिंदुस्तान के उस जनमानस की आवाज को मुखरता के साथ सामने रखा है, देश की जनता के सामने, जिसकी पिछलग्गू बन के दूसरी पार्टियों ने उसकी पहल करी है। तो कुछ भी है, क्योंकि जहां कुछ पार्टियां इन चीजों को अनदेखियां कर रही थी, तो अगर मुख्यमंत्री की इस पहल से उनको इस अनदेखी से अभिनव कर इस कदम के साथ जुड़ा है, तो एक सराहनीय योग्य कदम है, क्योंकि देश के अंदर अगर ऐसे ही मुद्दों के ऊपर मुखरता से सब चीज सामने आए तो देश के अंदर विकास की परिपाटी की एक नई नींव रखी जा सकती है। लेकिन सवाल तो वही है ना, जो जानकार कह रहे हैं कि भाई पहले से ही जब पाबंदियां हैं, जब लोग जो है 5 से ज्यादा बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो फिर इस तरह के जो पत्र लिख के क्या एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं सभी पार्टियां चुनाव में? नहीं, सिंपैथी की देखिए इसमें कोई बात नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री सूबे की जनता के द्वारा चुना जाता है, तो जब मुख्यमंत्री सूबे की जनता के द्वारा चुना जाता है तो मुख्यमंत्री का भी दायित्व होता है अपनी जनमानस, अपनी जनता की उस बात को रखना जो उसके मन मस्तिष्क और उसके जहन में केंद्रित होती है। तो रविदास जयंती जहां पंजाब में एक अच्छा पर्व है, उसका असर उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, उसका हरियाणा में भी है, उसका उत्तरांचल में भी है, क्योंकि वर्ग हिंदुस्तान में हर जगह पर है। और रविदास जयंती ये कोई अब की बार कोई इलेक्शन में पहली बार नहीं आ रहा त्योहार है, ऐसा कई बार होता रहा है, लेकिन इलेक्शन के अंदर ऐसा आ जाना ये क्रमकल समझिए कि अचानक हुआ है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनमानस की आवाज को चुनाव आयोग के सामने रखा है, और मैं मानता हूं कि इसमें चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और बहुत जल्दी इस पे जो भी मत आएगा वो मान्य होगा। राहुल जी, देखिए अब तो आपने प्रशासन की बात कर दी, और वही मैं आपसे समझना भी चाह रहा था कि इसके पीछे सियासत छुपी हुई है क्या? क्योंकि मैं बार बार आपसे चर्चा भी कर भी रहा हूं कि जब पाबंदियां हैं, तमाम तरह के रैली, रोड शो, सब पे पाबंदियां, अब इसका मतलब धार्मिक आयोजन भी बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तो फिर इस तरह का माहौल बनाना कि 20-25 लाख जो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, जैसा कि मैं बार बार आपसे पूछ भी रहा हूं, क्या सिर्फ ये सियासी दांव तो नहीं है ये? देखिए मैंने बार बार कहा भी, देखिए अगर इस जगह का जो परसेप्शन है दलितों को लेकर, क्योंकि चंद्रबाबू जी एक चीज सही कह रहे हैं। हाँ। देखिए दलित फैक्टर पंजाब में तो बड़ा फैक्टर है ही। हाँ, हाँ। दलित फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। तो अगर यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग को आज के समय में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखा जाता है। हाँ। तो अगर वो पंजाब के संदर्भ में कुछ अगर निर्णय लेने में अगर वहां पे वो सामने में नहीं आता, इस तरह से चीजों को सामने में लेके, तो उत्तर प्रदेश में जो काफी ज्यादा वो प्रयास कर रही है बीजेपी कि भाई ओबीसी के नेता उनके यूं ही निकल रहा है, और ऐसे स्थिति में वो लंबे समय से एक तरह से गैर जाटा और जाटा तमाम तरह से जो है कि ओबीसी मूवमेंट तो उत्तर प्रदेश में भी नजर है। ये देखिए ये आपने मुद्दे वाली बात कही कि ये जो मांग है, ये मांग सिर्फ पंजाब तक नहीं, बाकी 5 राज्यों में इसका असर दिखेगा। बिल्कुल 5 राज्यों में असर दिखेगा। मैं चंद्रबाबू मोहन जी के साथ बातों से सहमत हूँ कि ये केवल आप इसको हम लोग पंजाब के साथ ना जोड़े। हाँ। अगर पंजाब का एक बड़ा सेंटिमेंट अगर पंजाब में टूटता है तो उसका लाभ दूसरे जगहों पे भी, और उसके वो चूंकि वो वहां पे भी है। ये जब ये लोग काफी संख्या में, सोचिए कि अगर लाखों की संख्या में हर वर्ष बनारस जा रहे हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, तो ये एक तरह से कहीं न कहीं दलित समुदाय का एक बड़ा सा जो है कि सांस्कृतिक महोत्सव है, और वैसे स्थिति में इस सेंटिमेंट का लाभ दूसरे जगहों पे भी होना है। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि एक तरह से इसलिए तमाम पार्टियां बिना देर किए हुए, क्योंकि देखिए चरणजीत सिंह चन्नी ने कदम उठाया और उसके बाद एक त्वरित तौर पे फिर दूसरी पार्टियां भी लाइन पे आ गई। पंजाब की सियासत को ही देखें, अगर जब तक चरणजीत सिंह चन्नी वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो चाहे वो आप शिरोमणि अकाली दल हो, वो भी दलित कार्ड, बीएसपी के साथ वो दलित कार्ड खेल रहे थे, उनके तरफ से भी आ रहा था कि वो दलित उप मुख्यमंत्री देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा था कि वो दलित उप मुख्यमंत्री देंगे। वैसे स्थिति में देखिए कांग्रेस ने सीधे सीधे जो है कि प्रथम एक पंजाब को प्रथम दलित मुख्यमंत्री दे दिया। 32% वोट से है
एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी जगह पे। और वहां पे एक पंजाब में दलित मुख्यमंत्री है, जब एक दलित मुख्यमंत्री इस मामले को उठा रहा है कि भाई रविदास जयंती का मामला है, दलित समुदाय का मामला है, तो वैसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा। और वो दबाव उनके ऊपर है। अगर वो पीछे हो जाएंगे तो राजनीति में तो फिर आप पीछे हो गए तो पीछे हो गए। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या लगता है राहुल लाल जी, ये तो 5 राज्यों तक मामला जाएगा भाई। दलित समुदाय, अगर हम यूपी की बात करें, उत्तराखंड में उनके बाद ही वहां भी ठीक ठाक है, तो क्या लगता है कि जो मांग अभी पंजाब में उठी है, क्या वो बाकी राज्यों में भी उठ सकती है क्या, इसको और जोर देने के लिए? देखिए हमें दूसरे राज्यों में तब तक ऐसी मांग नहीं उठी है, चूंकि पंजाब देखिए एक पश्चिमी सूबा है हम लोगों का। वहां से लोग अगर बिल्कुल जो है कि बनारस आ रहे जो कि पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो लोग पश्चिम से लेकर पूरब की यात्रा कर रहे हैं। तो इस कारण से ये मांग एक तरह से वहां पे ये मांग प्रथम दृष्टिया उठा। दूसरे जगह पे तो चूंकि उन जगहों पे वो तमाम बनारस के लोग तो इसके लिए तो कहीं जाएंगे नहीं दूसरे जगह पे, और ऐसे में पूर्वांचल के इलेक्शंस को जो है कि बाद में ही रखा गया है। तो ये टकराहट की स्थिति दूसरे जगहों पे आने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि पंजाब में अगर ऐसा कोई लगेगा, इस प्रकार का सेंटिमेंट अगर कोई पार्टी वहां पे दलित विरोधी दिखेगी, तो उसको ये नुकसान दूसरे राज्यों में भी होगा। तो स्पष्ट है कि ये नुकसान क्षेत्रीय दलों को तो नहीं होना है, जो राष्ट्रीय दल है दूसरे जगह पे तमाम जगहों पे लड़ रहे हैं उन्हें ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है राहुल लाल जी, ये तो पंजाब की सियासत की बात रही। अभी एक उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से बर्खास्तगी के बाद हरक सिंह रावत के आंसू निकले हैं। हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि बीजेपी ने मेरा बोझ कम दिया, मैं रात भर चैन से सोया हूं। एक बड़ा बयान उन्होंने भी दिया कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा, मेरे जरिए उत्तराखंड का ही भला होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि कांग्रेस को जिताने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। अगर पार्टी ज्वाइन कर लिया तो ठीक, अगर नहीं भी ज्वाइन किया तब भी मैं बाहर से कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा और कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा दूंगा। लेकिन ये आंसू आप देखिए, कई बार जो है आंसुओं के समंदर में सैलाब आ जाता है और ऐसे में सियासत में भी काफी बदलाव आ जाता है। अब हरक सिंह रावत के आंसू क्या गुल खिलाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मैं रात में चैन से सोया हूं। और जिस तरीके से मैं यहाँ वन मंत्री भी था लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा था। और अब राहुल लाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी देखिए, उत्तराखंड की सियासत में जब यशपाल आर्य पहले बीजेपी छोड़ के गए कांग्रेस में, तो उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। कई जगह पे उनके जो है सम्मान समारोह में कार्यक्रम भी किए गए थे, सब कुछ हुआ था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जो 2016-17 में बाकी कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए थे वो लोग फिर वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में। उसमें हरक सिंह रावत का भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पेच ये था कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत में पड़ती नहीं है। लेकिन फिर प्रीतम सिंह से उनकी मुलाकात, तभी से हम लोग भी चर्चा भी आपसे भी कर रहे थे कि भाई क्या हो सकता है हरीश सिंह रावत पाला बदलेंगे। और अब चूंकि ये खबर थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में, उसके पहले उनको बर्खास्त किया गया। वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत बात थी और मुझे पहले ही बर्खास्त कर दिया इन लोगों ने। देखिए हम लोग आपने कहा भी, अभी हम लोगों ने देखा था कि किसान आंदोलन में किस प्रकार से जो है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो है कि वो आंसुओं का सैलाब आया और देखते ही देखते जो है कि राकेश टिकैत जो है कि किसान आंदोलन के महानायक बन गए थे। तो राजनीति में आंसू काफी जो है कि वो उसका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त होता है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। जो पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से घट रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला घटनाक्रम है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीने से कम जो है कि लगातार ये चीजें चल रही थी। आपसे चर्चा भी हुई थी कि भाई हरक सिंह रावत कभी भी जो है कि वो कांग्रेस के खेमे में आ सकते हैं। और फिर हरक सिंह रावत और हरीश रावत को लेकर जो दोनों के बीच में दूरियां थी, किस प्रकार से हरीश रावत थोड़े नाराज भी हुए थे। फिर उसको सोनिया गांधी ने उन्हें मनाया भी था, फिर कैंपेन कमेटी का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया था। तो ये तमाम घटनाएं पृष्ठभूमि में है। और देखिए उनको मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रयास चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एन वक्त पे कल उन्हें जो है कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और सीधे 6 वर्ष के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। बीजेपी ये संकेत देने का प्रयास कर रही थी कि वो नहीं जा रहे बल्कि हम ही उनको निष्कासित कर रहे हैं। अच्छा राहुल लाल जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये जैसे रामविलास जी थे स्वर्गीय, उधर हमारे यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, ऐसे उत्तराखंड में यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि ये भी मौसम वैज्ञानिक टाइप के आदमी हैं।
तो इसके पहले भी 17 चुनाव से पहले वो आए थे यहाँ पे, और अब वो वहां जा रहे हैं। तो अब क्या माना जाए कि ये अपने अपने बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, इसके बाद अपने भी बात थी। इनके बारे में एक चीज ये भी कहा जाता है कि जिस सीट से एक बार चुनाव लड़ लेते हैं अगली बार उस सीट से लड़ते नहीं हैं। तो इस तरह का भी तर्क मामला सामने आ रहा है, और इस वजह से भी उससे कहा गया कि भाई आप उसी सीट से चुनाव लड़ो, बहू को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये तमाम बातें थी। और जहां तक कि उस दिन याद है मुझे, कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस बैठक से निकल गए थे। इसके बाद धामी ने इनको खुद मनाया था, सारी चीजें इनकी मांग को माना गया था। जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, 5 करोड़ से ज्यादा का फंड भी तुरंत धामी ने जारी किया, और फिर धामी के घर गए थे और धामी को छोटा भाई बोलकर उनको आशीर्वाद दिया था। और जब हमने सवाल पूछा था, उस वक्त जुड़े थे मेरे साथ, तो बोले भाई प्रीतम सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं चाहूंगा प्रीतम सिंह बीजेपी में आ जाए। अचानक से इतनी बात होने के बाद क्या हो गया, सुर बदल गए, आंसू निकल गए? देखिए, वो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो एक तरह से उत्तराखंड के कद्दावर नेता भी हैं, और जैसा आपने कहा कि हवा के रुख को भाप के भी जो है कि एक तरह से मौसम वैज्ञानिक किस्म के जो लोग होता है, वो कभी भी जो है कि विपरीत स्थिति में खड़े भी नहीं रहते। देखिए, इसको उत्तराखंड में देखिए दूसरे रूप में लिया जाएगा कि इस घटनाक्रम को अगर सामान्य उत्तराखंड के निवासी के रूप में अगर देखूं कि वहां के लोग जिस रूप में सोचते हैं, तो स्पष्ट है कि उससे उनको यही चीज दिखेगा कि कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस का पलड़ा बिल्कुल भारी है, और उस तरफ जो है कि आने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो उनका बयान है कि मैं कांग्रेस में नहीं भी आऊंगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, हरक सिंह रावत की हम लोग चाहे जितनी भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के राजनीति में कितने बड़े नाम है, कितना कद्दावर नाम है। जब मुख्यमंत्रियों की अदली बदली हो रही तो क्या उस समय उनके नाम के बारे में कभी विचार विमर्श हुआ? कभी भाजपा की तरफ से 3-3 जब मुख्यमंत्री बदले गए, उस समय उनका नाम नहीं आया। तो ये सब की तमाम तरह की चीजें रही। लेकिन इस मामले में बिल्कुल राहुल लाल जी, ये चीजें थी कि इनके अंदर ये चीज था कि भाई धामी से सीनियर मैं हूं, यानी दौड़ में उनको होना चाहिए था। एक नाराजगी उनकी वो भी थी। चंद्रमोहन जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि पंजाब की सियासत की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत से भी बड़ी खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत उनको बर्खास्त किया गया। इसके बाद काफी भारी मन से उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उनके आंसू भी निकल गए कि भाई हमने तो वफा की, लेकिन मेरे साथ वफा नहीं हुई। और उन्होंने ये कहा कि अब तो मैं कांग्रेस में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं दिल से जिताऊंगा कांग्रेस को। देखिए, ये उनकी भावना है और उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज हरक सिंह रावत जी के इस बयान से ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की सरकार असंवैधानिक तरीके के साथ दल बल और पैसे के प्रयोग के साथ खराब करी थी। आज उसी के अंदर देखिए, हर बार देश की जनता के सामने ये आता है, फिर दोबारा आया कि जब गलत कर्म करके आप भारतीय जनता पार्टी की मशीन में ना लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसके बाद जब आप उसकी मशीन से बाहर निकलते हैं तो वो लांछन की एक अभिन्न सी राजनीति खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उसको मोरल को गिराने की कोशिश करते हैं। ये परिपाटी आज देश की जनता को समझ आने लगी है। चंद्रमोहन जी, याद है आपको जब आपकी सरकार थी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब उनसे बगावत करके यही हरक सिंह रावत बाहर निकले थे और हरीश रावत के बारे में क्या क्या नर्गल बयान नहीं दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में आए थे। अब फिर वो बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर इसके बाद अब हालांकि बहुत बड़े बयान तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। तो हरक सिंह रावत और हरीश रावत में जो अदावत है, कैसे फिर इनको जगह मिल पाएगी वहां पे? देखिए, वो जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन देवेंद्र गए, त्रिवेंद्र गए, और अब धामी की बारी है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर रावत की बारी है। ये मौसम वैज्ञानिक के रूप के अंदर हर एक सिंह समझ गए हैं। आएंगे चंद्रमोहन जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह के जाने से फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा बयान है मुख्यमंत्री का। उत्तराखंड बीजेपी में कोई टूट नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है, हम किसी परिवार के 2 या 3 लोगों को टिकट नहीं देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, हम टिकट नहीं देंगे, ये साफ कर दिया है। और जब बर्खास्त किया गया था, ये बात कही गई थी। वो आए और हमने उनको बहुत सहज से, और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी, हम लोगों ने हमेशा किया। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे,
लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा। देखिए, ये साफ कहा गया है कि हम एक परिवार से 2 से 3 लोगों को टिकट नहीं देंगे। और कुछ दिन पहले भी हमने सुना था कि ये अपने बहू को टिकट चाह रहे थे, और जैसा कि अभी जब थोड़ी देर पहले वो बयान भी दे रहे थे मीडिया में, अपनी बात रख भी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि उसको टिकट दिया जाए। और इसको लेकर वो दिल्ली में अमित शाह और प्रहलाद जोशी से मिलने आ रहे थे, लेकिन तब तक ये हवा उड़ा दी गई कि हम कांग्रेस के संपर्क में हैं, हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, और फिर मुझे बर्खास्त कर दिया गया और एक बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया है। अब मैं निश्चित रूप से सोया हूँ आगे की रणनीति पर आगे काम करूँगा, कांग्रेस के लिए मैं काम करूँगा, उसको जिताऊँगा। राहुल लाल जी, देखिए ये चीज़ें तो हैं, उनकी बहू को लेकर, अपनी बहू की तारीफ कई बार वो मीडिया में कर भी चुके हैं, इसके पहले भी वो चाह रहे थे उनकी बहू को टिकट दिया जाए, और यहाँ पर भी वही बात सामने आ रही थी, वो दबाव बनाते हैं। और हरक सिंह रावत के बारे में आज से नहीं, जब से उनकी सियासत शुरू हुई थी तब से माना जाता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो कांग्रेस में तब भी या फिर बीजेपी में आए तब भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। अभी 2-3 महीने पहले जो उन्होंने प्रेशर बनाया था, उस प्रेशर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके कई बात को माना था, लेकिन इसके बाद भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। और अभी आपने सुना मुख्यमंत्री को कि वो कह रहे थे कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिकट का जहां तक मसला है, हम एक परिवार के 2 से 3 लोगों को टिकट नहीं देंगे। देखिए अंजनी जी, ये तय बात, ये आप सही कह रहे हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या जब वो भारतीय जनता पार्टी में जान रहे थे तो क्या उस समय बीजेपी के लोग नहीं जान रहे थे? वो लोग भी जान रहे थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में वो उसके पहले 2012 में जब रह रहे थे तब वो कांग्रेस के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। हाँ। तो देखिए, राजनीति में दबाव बनाना, अब तमाम तरह से चीजें करना, वो राजनीति का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें रोके रखने का प्रयास कर रही थी। आज अगर बीजेपी ये चीज कहे कि नहीं, हमने तो केवल जो है कि वो उन्होंने कुछ जो है कि अपने पारिवारिक लाभ लेने का प्रयास किया और हमने उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया, तो ये एक व्याख्या का काफी सामान्यीकृत व्याख्या होगा। आप ये डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति, उनके जाने से, आपके आने से लाभ हुआ और कहते हैं कि उनके जाने से नुकसान नहीं होगा, तो देखिए ये बीजेपी जरूर कह सकती है, लेकिन अगर मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखूं तो उनके निकलने से उनको नुकसान जरूर हुआ है। अगर निकलने से नुकसान नहीं होता तो फिर बार बार उनको मनाने के प्रयास क्यों चलते थे? हाँ। उत्तराखंड के राजनीति में कद्दावर नाम है, ये कौन नहीं जानेगा इसको? बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। देखिए बीजेपी के लिए कहीं न कहीं, देखिए जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो लोग भाग जाते हैं, जैसे कि भाई हम लोग के पासवान साहब, स्वर्गीय पासवान जी थे, उस तरह से कई सारे लोग हैं, वो हवा के रूप को देख के चलते हैं। अगर अभी वहां पे बीजेपी की % हवा चल रही होती तो क्या वो अभी अपने बहू के टिकट के लिए अड़े होते? कभी नहीं अड़े होते वो। तो ये स्थितियां ये है कि कहीं न कहीं वो ये चीज होना ही था और ये हुआ है। यहाँ पे चिंता बीजेपी के लिए है। देखिए मैं चीज हमेशा कहूँ, 2012, 14, 17, 19 तमाम अगर हम लोग अगर वोट शेयर लेते हैं तो देखिए बीजेपी के वोट प्रतिशत भले ही काफी बढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर उत्तराखंड में कम से कम 35-33% हर हालत में वो जरूर जो है उस जमीन को पकड़े हुए होती, चाहे उसकी सीटें कुछ भी है। और इस बार जिस तरह से वहां पे 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो ऐसे स्थिति में मौसम वैज्ञानिक लोग जो भी है वो अनुमान काफी आसानी से लगा ले रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए कहीं न कहीं जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में भगदड़ की स्थिति थी, ये उत्तराखंड में उसी का विस्तार मैं मानूंगा इसे। ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए बिल्कुल, और जो बीजेपी की धामी जी की परिस्थिति उस तरह से जैसे शोले पिक्चर में असरानी जी कहते हैं ना कि 3 पैसे के बल के लिए इधर जाओ और 3 आईडी के बल के लिए इधर जाओ, जो आपकी बाकी बचे हैं मेरे पीछे आ जाओ। तो बेसिकली अब धामी जी क्या करेंगे? उनके हाथ में कुछ है नहीं। वो ये कह रहे हैं जी वंशवाद, परिवारवाद के कारण टिकट मांग रहे हैं, इसलिए हमने उनको निष्कासित कर दिया। यही भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी कह रही थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे उनके पास तो उनके सिरमौर थे, जब उनको छोड़ के चले गए तो जी वंशवाद की। अब ये देश की जनता और सूबे की जनता इसको भली बात की समझ गई है कि सत्ता की लालच के अंदर बैठी भाजपा जब सत्ता पे आसीन होना चाहती है तो कायदे और नियम खत्म हो जाते हैं। हमको वाइंड अप भी करना सर, क्या कांग्रेस में दोबारा इनकी वापसी होगी? स्वागत कर रहे हैं आप। देखिए ये फैसला तो हाईकमान और इतने बड़े कद्दावर नेता है तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास आ जाइए? मैंने तो स्वागत करा है, मैंने बोला है कि स्वागत है, हम हरीश सिंह जी रावत जी का स्वागत करते हैं, लेकिन डिसीजन जो भी होगा ये हमारे बड़े नेता करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राहुल जी आपका और चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चाहे पंजाब की बात हो जाए या उत्तराखंड की बात हो जाए, सियासत में हर एक कदम के काफी मायने होते हैं, चाहे वो परसेप्शन की सियासत हो या फिर आंसू। और कई बार ये जो आंसू है ये एक बड़ा खेल कर देते हैं सियासत में। ये क्या खेल होगा उत्तराखंड में, ये देखने वाली बात होगी।